Hello dear students, good evening to all of you. As you know, it's the last demo video for the revision batch. जैसा कि आप जानते हैं शुरू में ही कहा गया था कि यह जो वीडियोज आप तक पहुंच रहे हैं ये स्पेशली इस बैच के लिए जो अभी लेटेस्ट बिगिन हुआ है। एक बार फिर से देख लें कि गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, इट्स क्लास ऑफ डेमो रिवीजन बैच। जैसा कि मैंने कहा और यहाँ पे ऊपर आपको स्क्रीन पर लिखा भी गया है, यह क्या है, डेमो रिवीजन बैच है। तो यह डेमो रिवीजन बैच शुरू किया गया है किसके लिए, स्पेशली टीजीटी पीजीटी। जैसा कि आप देख रहे हैं काफ़ी कुछ बच्चों में कौतूहल है कि व्हेन द एग्ज़ाम इज गोइंग टू बी कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द न्यूज बीइंग एडवर्टाइज बाय द चयन बोर्ड। जो न्यूज प्रचारित की जा रही हैं कि लास्ट दिसंबर जनवरी परीक्षा होगी। तो लास्ट दिसंबर जनवरी मैंने शुरू में भी कहा था कि परहैप्स इट इज़ नॉट पॉसिबल, शायद इतना जल्दी परीक्षा कराना, इतनी बड़ी परीक्षा कराना जो पूरे स्टेट में होगी संभव नहीं है। पूरे स्टेट में होगी और ये जो संभव भी होगी मेरे हिसाब से नॉट बिफोर मार्च अप्रैल के पहले यह परीक्षा कराना संभव नहीं होगा। और लेकिन आपको क्या करना है कि यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम बिफोर द एग्ज़ाम। जब तक एग्ज़ाम की डेट नहीं आती तब तक आपके पास क्या है, प्लेंटी ऑफ टाइम है। तो ट्राई टू यूटिलाइज दिस टाइम, इस समय का मैक्सिमम आप सदुपयोग करें। अपनी तैयारी अगर गुड है तो उसको आप बेटर करें, अगर वह बेटर है तो उसको बेस्ट करें। अपनी तैयारी गुड है तो बेटर करें और बेटर है तो उसको आप बेस्ट करने का प्रयास करें। थोड़ा सा अपने स्टडी को भी मॉडिफाई कर लीजिए, अपने स्टडी में भी मॉडिफिकेशन कर लीजिए, थोड़ा अपग्रेड उसको कर लीजिए। उसी के तहत ये 3 डेमो वीडियो दिए गए थे जो कि क्लासेस ऑलरेडी चल रहे हैं। तो यह जो दिए गए थे डेमो वीडियो, यह स्पेशली किसके लिए दिए गए थे, यह टीजीटी पीजीटी, ध्यान रखिएगा, फॉर इंग्लिश। यह किसके हैं, इंग्लिश, क्योंकि यहाँ पे देखें तो पेपर भी लगा हुआ है, ये 2016 का है, 2016 का पेपर है। तो अभी तक हमने देखा क्या, आए अब उस पर हम चर्चा करते हैं कि अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने क्या पढ़ा है। तो अभी तक अगर देखें एक एक वीडियो का हम क्लासिफिकेशन करें तो जो हमारा फर्स्ट डेमो वीडियो था उसमें हमने क्या किया, उसमें हमने नेचर ऑफ क्वेश्चन, नेचर ऑफ पेपर, नेचर ऑफ टॉपिक्स, हमने तीनों पे डिस्कशन किया कि प्रश्नों की प्रकृति क्या होती है, कैसे प्रश्न आते हैं। आपके सामने यह पेपर भी है। पहले तो हमने क्लासिफिकेशन किया, क्लासिफिकेशन में क्या किया कि कितने प्रश्न इसमें लिटरेचर से आते हैं, कितने ग्रामर से। उसके बाद नेचर ऑफ पेपर के बाद दूसरे वीडियो में, सेकंड वीडियो में हमने किया कि हाउ टू स्टडी द टॉपिक। यह क्या है, सेकंड, यह डेमो वीडियो है। तो हाउ टू स्टडी द टॉपिक्स, हम उस टॉपिक को स्टडी कैसे करें, टॉपिक को डीप डेल्व माने प्रयास करें मैक्सिमम चीज़ें पढ़ने का। देखिए टॉपिक्स वही होते हैं, नेचर ऑफ क्वेश्चन डिफर कर जाता है। आप चाहे टीजीटी का दें, ईएलटी का दें, जीआईसी लेक्चरर, डीएसएसपी, और यू आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द नेट जीआरएफ, किसी भी स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर में जाए तो नेचर ऑफ क्वेश्चन ही तो डिफर करेगा। टॉपिक्स तो मिल्टन ही होंगे, टॉपिक्स तो सेली होंगे, टॉपिक्स तो शेक्सपियर होंगे। नेचर ऑफ क्वेश्चन अब है क्या कि जितना हायर का एग्जाम होता चला जाता है, नेचर ऑफ क्वेश्चन डीपेस्ट होता चला जा रहा है। इसीलिए मैंने सेकंड वीडियो में मैंने कहा कि हाउ टू स्टडी द टॉपिक्स। इसके पहले जो वीडियो आप तक गया होगा उसमें हम लोगों ने किस पे डिस्कशन किया था कि हाउ टू स्टडी द टॉपिक्स, इन टॉपिक्स को हम स्टडी कैसे करें, तो मैक्सिमम चीज़ें आप जानने का प्रयास करें। अब देखें देन लास्ट हमारा वीडियो यह है, क्लास चल रहे हैं वो यहाँ पे इसीलिए नंबर लिखे गए हैं। ढेर सारे बच्चे एडमिशन लिए क्वेरी करते हैं और मैंने दोनों फैसिलिटी आपको दिया। अगर नहीं भी पढ़ रहे हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको नहीं समझ में आते हैं, आप उनके बारे में वीडियो जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जा करके आप उनको लिख देंगे तो उन पर भी, अरे वीडियो तो रेगुलर जाते रहेंगे। अब देखें हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम देखेंगे ये हमारा क्या है, थर्ड डेमो वीडियो है। थर्ड डेमो यह हमारा क्या है, वीडियो है। तो अब देखें कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस थर्ड डेमो वीडियो। अब इस थर्ड डेमो वीडियो में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, आए हम इसको देखते हैं। तो यह जो थर्ड डेमो वीडियो है इसमें देखें कि टू आइडेंटिफाई द टॉपिक्स। आप प्रेस्क्राइब्ड कोर्स का हमेशा अच्छे से स्टडी करते हैं, आप प्रेस्क्राइब्ड कोर्स का हमेशा अच्छे से शेक्सपियर सब बच्चा पढ़ता है,
शेक्सपियर सभी पढ़ते हैं, मिल्टन पढ़ते हैं, वर्ड्सवर्थ गाल्सवर्दी पढ़ते हैं, लेकिन वह टॉपिक्स जो मोस्टली आपसे छूट जाता है, क्योंकि कोई भी काम करते हैं, अगर हम सिंपल एक फूडिंग से एग्जाम्पल ले लें, फॉर एग्जाम्पल जिसे मील कहते हैं, अगर हम फूडिंग से एग्जाम्पल ले लें, हम भोजन से, तो उसमें भी तो आप एक सिस्टम को फॉलो करते हो, देन वाई नॉट टू अडॉप्ट अ गुड प्लान्ड वे, गुड प्लान्ड सिस्टम फॉर द स्टडी। भोजन में देखें, अगर हम भोजन करते हैं तो हम 3 कॉन्सेप्ट इसमें लगाते हैं। पहला हम कॉन्सेप्ट क्या लगाते हैं, व्हेन टू ईट, हम कब खाएं। जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा होता है वह क्या होता है कि व्हेन टू ईट, और व्हेन टू ईट का रिस्पांस क्या मिलता है कि व्हेन वी आर इन सोर नीड ऑफ फूड, जब वास्तव में हमें भोजन की आवश्यकता हो, हमें भोजन तभी ग्रहण करना चाहिए, व्हेन टू ईट। अब दूसरा देखें, दूसरा देन व्हाट टू ईट, व्हाट टू ईट, हम क्या खाएं, दैट इज प्रॉफिटेबल फॉर आवर बॉडी, हम क्या भोजन करें, तो हम वही भोजन करें जो कि हमारे बॉडी के लिए क्या है, प्रॉफिटेबल है, जो कि हमारे बॉडी के लिए प्रॉफिटेबल है, हम उसको खाएं। तीसरा देखें, तीसरा जो थर्ड ऑप्शन है वह है हाउ टू ईट, यह भी महत्वपूर्ण है। तो हाउ टू ईट का मतलब होता है कि भाई चिविंग इट वेल, इसको अच्छे से चबा चबा करके खाएं, इसको अच्छे से चबा करके खाएं, तभी बॉडी के लिए प्रॉफिटेबल होगा। तो अब अगर इसी को हम स्टडी पे लगा देते हैं, सपोज दैट वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस फंडा ऑन आवर स्टडी, तो व्हेन टू ईट, व्हेन माई माइंड इज इन अ कंफर्टेबल पोजिशन, इन अ पीसफुल कंडीशन, जब मानसिक शांति हो, हरीड इन हीट ऑफ होप, बाने टेंशन फ्रस्ट्रेशन या बहुत ज़्यादा प्रेशर में आप स्टडी करते हैं, मोस्टली बच्चों को देख लीजिए, मोबाइल ऑन कर लिए, मोबाइल ऑन कर लिए, रील्स भी देख रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, गाने लगा लिए, वो भी पढ़ रहे हैं। तो जब तक पढ़ें तो कम से कम आप बुक्स, अब माने बुक्स के कांटेक्ट में हैं, तो दी थिंग्स मस्ट बी क्लोज, ये बंद होनी चाहिए। व्हेन टू ईट, व्हेन माइंड इज फ्रेश, देन व्हाट टू ईट विच इज़ इम्पॉर्टेंट, हम क्या पढ़ें, आज हम क्या इसी पे डिस्कशन करेंगे, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स। तो मैंने कहा था कि 4-5 पीरियड्स, सेकंड वीडियो के डेमो में आपने देखा होगा, क्योंकि यह डेमो का अंतिम वीडियो है, इसके बाद केवल टॉपिक्स पे जाएंगे। तो आपसे कहा गया था कि आप पीरियोडिकल स्टडी कर लीजिए, एक चार्ट बना लीजिए संक्षेप में, और जब भी मेरा वीडियो देखें तो मैंने कई बार आपको सजेस्ट किया है कि कीप अ पेन एंड नोटबुक विद यू ऑलवेज, आप हमेशा नोटबुक और एक पेन अपने पास रखें, चीज़ों को नोट करें, क्योंकि कोई भी यहाँ पे प्रिंटेड मटेरियल तो आपको दिया नहीं जा रहा है, चीज़ों को लिख करके ही समझाया जा रहा है। तो जब लिखा जाता है, जब बोला जाता है, तो ट्राई टू नोट डाउन द थिंग्स ड्यूरिंग दैट पीरियड, आप उसी पीरियड में उन चीज़ों को नोट डाउन कर लें, अपने राइटिंग में रहेगा तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। एक बार आपने सुना, लिखा, फिर जब दोबारा पढ़ेंगे, कोई भी चीज़ जब 3 बार रिपीट हो जाती है तो वह मोस्टली क्या होती है, वह हमें याद हो जाती है, जब 2 बार 3 बार चीज़ें हमारे सामने से गुजरती है। देन हाउ टू ईट, हाउ टू ईट क्या मतलब क्या हो गया, हाउ टू स्टडी, हम कैसे पढ़ें। तो एक व्यवस्थित अध्ययन के लिए, एक पीसफुल एटमॉस्फेयर चाहिए। आप तो देख लीजिए आज के पीरियड में लाइब्रेरी, जो डिजिटल लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट, दैट इज़ नॉट ओनली द रिक्वायरमेंट, यह वास्तव में देखें आज के डे में रिक्वायरमेंट तो है ही, यह एक फैशन भी हो गया, मोस्टली स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं, वहाँ पे काफ़ी कुछ पीसफुल एटमॉस्फेयर होता है, पीसफुल एटमॉस्फेयर होता है। तो आप कहीं भी पढ़ें, रूम पे बैठ के पढ़ें, लेकिन एक कंफर्टेबल जोन आप अपने अराउंड क्रिएट कर लें, तो चीज़ें समझ में आती हैं। अब आइए देखें, अगर हम पढ़ने का प्रयास करते हैं तो हम कहाँ से पढ़ते हैं, हम यहाँ से ले लेते हैं। यहाँ से का मतलब क्या है कि हम स्टडी करते हैं, मान लीजिए पीरियड्स पढ़ते हैं 14 सेंचुरी, हम किसको पढ़ते हैं, हम 14 सेंचुरी पढ़ते हैं। अगर हम देखें यहाँ क्या लिखा है, 14वीं शताब्दी लिखा गया है। अब अगर हम 14 सेंचुरी पढ़ते हैं तो व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ द 14 सेंचुरी, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट देम। हम अगर 14वीं शताब्दी पढ़ते हैं तो 14 सेंचुरी इज रिगार्डेड अ लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, स्पेशली इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड। 14वीं शताब्दी अगर देखें तो इंग्लैंड के इतिहास में यह एक लैंडमार्क रही। जो इसकी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं हम उनको देखें, उनको कैसे पढ़ें। जैसे मान लीजिए 14 सेंचुरी, तो पहला इसका है द 100 ईयर्स वार। जो पहला इसका हम पढ़ेंगे वह क्या है, वह है द 100 ईयर्स वार पढ़ेंगे। द यहाँ पे लिखा गया 100 ईयर्स वार,
यह क्या लिखा गया है 100 ईयर्स वार। तो हम सबसे पहले किसके शॉर्ट में जानेंगे, हम इसके बारे में पढ़ेंगे द 100 ईयर्स। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ईयर्स हो गया, तो द 100 ईयर्स वार हो गया, ईयर लिख गया है, ईयर्स होगा द 100 ईयर्स वार। अब हम इसको देखेंगे कि इट वाज अ मिसनोमर, यह कब से चलता है 1337, माने यह मई 1337 से बिगिन होता है, या मान लीजिए ऐसे लिख दिया गया इसको, यह इसकी शुरुआत कब होती है यहाँ से लिख देते हैं, इसकी शुरुआत होती है मई 1337 और क्लोज कब होता है अक्टूबर, ये होता है 1453। अब अगर इसको देखते हैं तो नियरली द वार रैन 116 ईयर्स। ये टोटल युद्ध कितने दिन चलता है, यह टोटल युद्ध चलता है लगभग 116 वर्ष। तो अब देखें कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू द 100 ईयर्स वार। इसके बारे में हम देखें कि 100 ईयर्स वार के बारे में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, वह महत्वपूर्ण चीज़ें कौन कौन हैं, पहले हम इसको देख लेते हैं। तो परीक्षा में पूछता है कि हु बिगन द 100 ईयर्स वार, या 100 ईयर्स वार वाज अ मिसनोमर। इसको हम टाइटल क्या देते हैं 100 देते हैं, लेकिन एग्जैक्टली कितना चला है, लगभग 116 वर्ष 6 महीने, या आप हिंदी में कहें तो 116 वर्ष चला है यह। लेकिन यह क्या है, एक मिसनोमर है। मिसनोमर का मतलब रुक रुक करके होने वाली घटना। तो अब इसमें हम क्या पढ़ें, 100 ईयर्स वार में अगर हम पढ़ें तो क्या पढ़ें, तो पहली चीज़ तो आप इसमें पढ़िए कि हु वाज द बिगिनर ऑफ द 100 ईयर्स वार और व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द 100 ईयर्स वार। तो अब 100 ईयर्स वार को देखें, यह बिगिन किसके पीरियड में होता है, यह बिगिन किसके पीरियड होता है, किंग एडवर्ड III के पीरियड में बिगिन होता है। अब आपको समझ में आ गया 100 ईयर्स वार की शुरुआत किसके पीरियड में होती है, तो 100 ईयर्स वार की शुरुआत किसके पीरियड में होती है, किंग एडवर्ड III के पीरियड में होती है, किंग एडवर्ड III के पीरियड में होती है। अब यहाँ पे देखें एडवर्ड III, ये किंग एडवर्ड III के पीरियड में ऐसे लिख दिया जाता है। तो यहाँ पे देखें यह किंग एडवर्ड III महोदय हैं, किंग एडवर्ड, ये क्या लिखा गया 3rd। अब इनका अगर पूरा पीरियड देखें, इनका बर्थ क्या है, यहाँ बी लिखा गया, 1312 का जन्म है, 1377 की इनकी डेथ है और 1327 में इनके फादर की डेथ होती है। क्या नाम था, किंग एडवर्ड II। अगर आपने मार्लो का किंग एडवर्ड II प्ले पढ़ा होगा, द फर्स्ट रिमार्केबल क्रॉनिकल प्ले इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, तो वहाँ पे भी यह इनका करेक्टर है। तो अब ये 1312 में पैदा होते हैं, 1312 में, और 1327 में इनके फादर की डेथ होती है, गद्दी पे बैठ जाते हैं, इनके फादर की डेथ होती है, यह गद्दी पे बैठ जाते हैं। 1337 में युद्ध की शुरुआत होती है, 1453 में यह युद्ध समाप्त हो जाता है। यहाँ तक समझ में। अब छोटा सा देख ले कि व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड, यह इसके पीछे अगर यह युद्ध शुरू होता है तो इसके पीछे रीजन क्या था, या यूँ कहें कि यह युद्ध किसके लिए लड़ा गया था। तो इसमें हमको इतना ही जानना है कि जो फ्रांस का राजा है, जो फ्रांस का किंग है फिलिप IV, यह इनके क्या लगते थे, नाना लगते थे। अब उनको एक बेटी थी, एक बेटी थी। एक फ्रेंच किंग फिलिप IV की डेथ होती है, फ्रेंच किंग, उनका नाम क्या है, फिलिप, PHILIP। अब इनकी डेथ हो जाती है। तो एडवर्ड ने, जो यहाँ का राजा बन गया है, इन्होंने एडवर्ड III ने फ्रेंच थ्रोन पे अपना दावा दिया कि भाई हम आई एम द राइट वाइज, क्योंकि कोई औलाद तो है नहीं। अब ब्रिटेन में देखें तो ब्रिटेन में मातृसत्तात्मक सत्ता है ब्रिटेन में, लेकिन फ्रांस में सेलिक लॉ था, वहाँ पितृसत्तात्मक पेरेंटल थ्रोन होता था। तो वहाँ इनके कजिन थे, उनको गद्दी मिलनी चाहिए। एडवर्ड महोदय ने कहा नो, आई एम द राइट वाइज हेयर ऑफ द थ्रोन ऑफ फ्रांस, मैं फ्रांस का वास्तविक उत्तराधिकारी हूँ, क्योंकि नाना के बाद मुझे गद्दी मिलनी चाहिए। इसको लेकर के कितने साल युद्ध चलता है, 116 वर्ष युद्ध चलता है, 116 युद्ध। और यह युद्ध 3 पार्ट में बटा हुआ है।
एडवर्ड का पीरियड जो है एडवर्डियन वार कहा जाता है। एडवर्डियन वार जिसमें अंततः माने ब्रिटेन विजेता होता है, सॉरी इंग्लैंड विजेता होता है। दूसरा कैरोलाइन पीरियड है। कैरोलाइन पीरियड में फ्रेंच आर्मी विजय पाती है। लास्ट जो पीरियड है वह क्या है, लैंकास्ट्रियन पीरियड है, जिसमें कंप्रोमाइज हो जाता है और अंततः 1453 को यह युद्ध समाप्त हो जाता है। अब यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई। यहाँ तक तो हमने क्या क्या देखा, हमने क्या क्या देखा, माने एक्चुअली द 100 Years War, द 100 Years War, 100 Years War वाज अ मिसनोमर। यह क्या है, एक मिसनोमर था। मिसनोमर का मतलब है रह रह करके होने वाली घटना। इट वाज अ सीरीज ऑफ बैटल्स फॉट बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस टेकिंग द सक्सेशन ऑफ थ्रोन। फ्रांस की राजगद्दी पे दावा करते हैं एडवर्ड फोर्थ, और इनके बीच लगभग 100 साल माने बीच में कहीं न कहीं से पीसफुल कंडीशन रही, चलता है। फिर इनमें देखें कि हाउ मेनी किंग्स ऑफ ब्रिटेन पार्टिसिपेटेड। परीक्षा में पूछता है कि हाउ मेनी किंग्स ऑफ ब्रिटेन पार्टिसिपेटेड, मैनी किंग्स ऑफ BRI ब्रिटेन पार्टिसिपेटेड इन किसमें पार्टिसिपेट, द 100 Years War, द 100 Years War। इसमें कितने किया तो ध्यान रखिएगा 5 हैं। इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि ब्रिटेन के सॉरी इंग्लैंड के कितने राजाओं ने, फिर से सुन लें, इंग्लैंड के कितने राजाओं ने 100 Years War में भागीदारी निभाया, तो वह राजा कितने हैं, 5 हैं। फिर से सुन लीजिए, वह हाउ मेनी किंग्स ऑफ ब्रिटेन पार्टिसिपेटेड इन द बैटल, कितने लोगों ने भागीदारी निभाया, तो आपको मैंने अभी अभी बताया कितने लोगों ने भागीदारी निभाया, 5। अब आप अगर कर सकते हैं तो नाम लिख ले 5 का। अब नंबर 1 में देखें तो जिसके ऊपर शेक्सपियर जी ने प्ले नहीं लिखा है, जिसको आपने देखा, नाम क्या है, किंग एडवर्ड III। दूसरे नंबर पे किंग रिचर्ड II, इनका नाती था, ध्यान रखिएगा, रिचर्ड II। शेक्सपियर महोदय ने रिचर्ड के ऊपर नाटक लिखा है। तीसरे नंबर पे जो आता है किंग हेनरी IV, यह कौन है, इन्हीं से लैंकास्ट्रियन डायनेस्टी शुरू होती है। यह कौन है, किंग हेनरी IV हैं। चौथे नंबर पे जो हैं वह विक्टर, वह कौन है, किंग हेनरी V हैं। और लास्ट जो 5वें नंबर का राजा है वह कौन सा है, किंग हेनरी VI हैं, किंग हेनरी VI हैं। अब देखें आपसे परीक्षा में क्या पूछा जाता है, दोनों ही आप देख लें। एक हाउ मेनी किंग्स ऑफ इंग्लैंड, फिर से सुन लें, हाउ मेनी किंग्स ऑफ इंग्लैंड पार्टिसिपेटेड इन द 100 Years War, तो आपके सामने है 5 किंग्स ऑफ इंग्लैंड पार्टिसिपेटेड इन द 100 Years War। अब शेक्सपियर ऑन हाउ मच किंग शेक्सपियर हैज कंपोज, शेक्सपियर ने 100 Years War के कितने राजाओं पे नाटक लिखा है, एक को छोड़ दीजिए, किंग रिचर्ड II पे लिखा है, हेनरी IV पे लिखा है, हेनरी V से लिखा है और हेनरी VI पे लिखा है। अक्सर आपसे परीक्षा में पूछा जाता है, अक्सर आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि शेक्सपियर महोदय ने कितने 100 Years War के राजाओं पे नाटक लिखा है। तो राजा कुल कितने हैं आपने देखा 5, और नाटक किस पे लिखा गया है, 4 पे लिखा गया। अब तो समझ में आ जाएगा, फिर से देख लें, आप नोट कर लें कि 100 Years War जो लगभग 116 वर्ष चलता है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच, यह जो है एक सीरीज, एक चैनल ऑफ वार्स था, टेकिंग द सुप्रीमेसी या टेकिंग द डायनेस्टिकल राइट्स ओवर द थ्रोन, गद्दी को लेकर के था। उसमें इंग्लैंड के कितने राजाओं ने भागीदारी निभाया, 5। शेक्सपियर महोदय ने कितने राजाओं पे नाटक लिखा है, तो वह राजा कितने हैं, वह 4 राजा हैं। किन किन पे नाटक लिखा है शेक्सपियर ने, रिचर्ड II पे लिखा, हेनरी IV पे लिखा है, हेनरी V पे लिखा है और किंग हेनरी VI पे लिखा है। तो अभी हमने क्या तैयार किया, एक टॉपिक हमने देखा। अब देखें दूसरा जो महत्वपूर्ण है वह क्या है, 14वीं सेंचुरी का हम पढ़ रहे हैं, द ब्लैक डेथ। यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछता है, BLACK, और यह क्या है, द ब्लैक डेथ। इसको भी देख लें कि 14वीं सेंचुरी की क्या है, 14th सेंचुरी का
बहुत महत्वपूर्ण डेट है BLACK 14 सेंचुरी का, यह भी बहुत महत्वपूर्ण डेट है BLO। यहाँ से मिटा दिया जाता है। तो 14 सेंचुरी का महत्वपूर्ण है, यह क्या है, द ब्लैक, क्या लिखा गया, ये है ब्लैक डेथ लिखा गया है। अब जो ब्लैक डेथ है इसका अगर हम पीरियड देखें, ले बड़ा गया, चले वैसे ही लिख दिया जाता है। टाइटल क्या है, द ब्लैक डेथ। इसे क्या कहा गया, काली मौत कहा गया। यहाँ पे क्या हो गया, यह क्या है 1348 से लेकर के और 1350 कहा जाता है कि ब्लैक डेथ का जो पीरियड है 1348 से 1350 का है। नियरली 4 मिलियन पीपल डाइड इन दिस ब्लैक डेथ। यह क्या था, एक्चुअली परीक्षा में पूछता है, यह क्या था, यह ब्यूबोनिक प्लेग था, अ वेराइटी ऑफ प्लेग। यह प्लेग था, कहा जाता है कि इट अफेक्टेड नॉट ओनली इंग्लैंड, यह केवल इंग्लैंड तक सीमित नहीं था बट मोस्टली, तो यह क्या था, इट कवर्ड द होल ऑफ यूरोप एंड 4 मिलियंस पीपल डाइड इन इट। तो ब्लैक डेथ बराबर क्या हो गया, इट वाज एक्चुअली ब्यूबोनिक प्लेग। परीक्षा में पूछता है BUBONIC PLAGUE, इसे क्या कहा गया, ब्लैक डेथ। तो अब देखिए हर एक पीरियड की घटनाओं को आपको पढ़ना है, आपको छोड़ना कुछ भी नहीं। इससे कोई मतलब नहीं है कि हमारे परीक्षा में जो है, हमारे परीक्षा में चासर महोदय तो प्रिस्क्राइब नहीं है, देन व्हाई टू स्टडी चासर। अगर हमारे परीक्षा में चासर नहीं प्रिस्क्राइब हैं तो फिर हमारा चासर को पढ़ने का कोई औचित्य नहीं। इट्स ओनली अ रॉन्ग नोशन फ्रॉम योर पार्ट माय डियर। तो आपकी तरफ से यह मेरे हिसाब से क्या है, यह रॉन्ग नोशन है, आप हर हालत में पढ़ें। अब ब्लैक डेथ हमने देख लिया। ब्लैक डेथ के बाद अब नेक्स्ट जो 14 सेंचुरी की इम्पोर्टेंट इवेंट है अभी, वह क्या है, वह द पीजेंट्स रिवोल्ट है। वह क्या है, 14 सेंचुरी में देखें कहा जाता है कि पीजेंट्स रिवोल्ट इतना घातक था कि इंग्लैंड में उस समय राजा के महल में भी नौकर काम करने के लिए नहीं मिल रहे थे। द PEASANTS रिवोल्ट REVOLT, यह पीजेंट्स रिवोल्ट कब की घटना है, 1381 की है। इस समय यहाँ का जो राजा है वह जिसके ऊपर शेक्सपियर ने नाटक लिखा है वह कौन है, किंग रिचर्ड सेकंड है। गद्दी पे कब बैठते हैं, 77 में। गद्दी से कब हटाए जाते हैं, 99 में। अभी मैंने क्या कहा कि हर एक अगर देखें तो हर एक पीरियड की महत्वपूर्ण घटनाओं को आप 2-2, 4-4 लाइन में याद कर लें। जैसे मान लीजिए अभी 100 ईयर्स वार बताया गया, तो 100 ईयर्स वार में बहुत कुछ तो आपको बताया नहीं गया, 4 लाइन, 6 लाइन, 10 लाइन। इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स तो आप हर हालत में नोट करोगे, इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स तो हर हालत में आप नोट करोगे। उसी तरह से देखें पीजेंट्स रिवोल्ट बराबर क्या हुआ, अगर हिंदी में आप इसको कहोगे तो ये क्या होगा, कृषक विद्रोह ही तो कहा जाएगा। इसे क्या कहा जाएगा, कृषक विद्रोह कहा जाएगा। पीजेंट्स माने किसान होता है, कृषक विद्रोह कहा जाएगा। इसका भी रीजन बहुत छोटा सा रीजन था, या यूँ कहें कि कहीं न कहीं अभी जनता ब्लैक डेथ को झेल चुकी थी। अभी जनता को देख रहे हैं, ब्लैक डेथ को उसने झेला था। दे वर अनेबल टू रिकवर फ्रॉम द स्ट्रोक्स ऑफ द ब्लैक डेथ। ब्लैक डेथ ने जो स्ट्रोक दिया था उससे भी जनता क्या है, उससे जनता अभी रिकवरी नहीं कर पाई। ब्लैक डेथ से जो ब्लैक डेथ ने जो स्ट्रोक दिया उससे जनता अभी रिकवरी नहीं कर पाई। तब तक पता चला राजा की तरफ से दूसरा हो गया। अब इधर देखें तो हुआ क्या है, अब इसको मिटा दिया जाता है। हुआ क्या है, जब यह गद्दी पे बैठ गए, कौन, रिचर्ड सेकंड गद्दी पे बैठे, तो इधर 4 सालों में ये तीसरी बार एक इन्होंने टैक्स लगा दिया, और यह टैक्स एकदम से अनुचित था। वह जनता जो वास्तव में दर्द से कराह रही है उसके ऊपर आपने क्या कर दिया, उसके ऊपर आपने क्या लगाया था, बहुत छोटा सा था, उसे कहा गया पोल टैक्स। ध्यान रखिएगा, द पीजेंट्स रिवोल्ट वाज अ रिवोल्ट अगेंस्ट द पोल टैक्स अप्लाइड बाय किंग रिचर्ड सेकंड। लिखने की ज़रूरत नहीं, आपसे मैंने कहा कि आप नोटबुक अपने पास रखें और आप जो है उसको नोट कर लिया करें। जो टाइटल जो हेडिंग है हमारी वह क्या है, वह ब्लैक डेथ है। जिसको हम पढ़ रहे हैं वह क्या है, ब्लैक डेथ है।
अब ब्लैक डेथ किया था इसको सॉरी ब्लैक डेथ का रहे जो हेडिंग है वह पीजेंट्स रिवोल्ट है। अभी ब्लैक डेथ के दर से जनता करा रही थी। तब तक 4 वर्षों में 3 बार एक नया रेगुलेशन एक्ट लगाया गया जिसे क्या कहा गया, पोल टैक्स कहा गया। पोल टैक्स कहा गया। अब यह पोल टैक्स क्या था, हम इसको देखते हैं। यह पोल टैक्स था कि 15 वर्ष के उम्र का 15 ईयर्स ओल्ड जितना बालक है पर ईयर उसको 1 सीलिंग टैक्स देना पड़ेगा पर ईयर। अब जो कृषक जनता है जिसके पास पॉपुलेशन ज़्यादा है अभी वह ब्लैक डेथ के दर से करा रहा है और तब तक नया टैक्स आ गया। किसी के घर में 10 लोग हैं, किसी के घर में 10 लोग हैं, 15 लोग हैं तो उनको 15 सीलिंग्स पे करना पड़ेगा। जो जनता अभी हैंड टू माउथ है, जो जनता अभी हैंड टू माउथ है उसके ऊपर शासन ने, राजा ने एक नया टैक्स थोप दिया, एक नया टैक्स थोप दिया। और जब नया टैक्स थोप दिया तो जो इनके कमिश्नर थे, जो सर्वे कर रहे थे उनको इन्होंने ऑर्डर दिया कि टू सर्वे ऑल द पॉपुलेशन, ऑल द पीपल ऑफ द कंट्री अबव देन 15 ईयर्स। जो भी हैं 15 वर्ष से ऊपर के जो लोग हैं उनकी गणना करिए। यह गणना करने जाते हैं जॉन बैम्पटन। अब यह कमिश्नर हैं जॉन बैम्पटन महोदय, इनका नाम है JOHN BAMPT1। इन्हीं से विद्रोह शुरू होता है। जॉन बैम्पटन महोदय जाते हैं गणना करने, इनका जम करके विरोध होता है। जनता ने इनको भगा दिया। जनता ने जब इनको भगा दिया तो अंततः अब जनता की यह नाराज़गी विद्रोह का रूप ले लेती है। वाट टाइलर आकर के इस भीड़ को नियंत्रित करते हैं और कहते हैं कि हम इसका विरोध करते हैं। वाट टाइलर को इसका लीडर माना जाता है, पीजेंट्स रिवोल्ट का लीडर वाट टाइलर को माना जाता है। वाट टाइलर महोदय ने कहा कि हम इसका विरोध करते हैं। जब विरोध करते हैं तो यह विरोध बढ़ते बढ़ते लंदन तक पहुंच जाता है। वाट टाइलर को राजा बुलाता है, राजा माने रिचर्ड सेकंड बुलाते हैं। रिचर्ड सेकंड बुलाते हैं, दोनों के मध्य लगभग बातें तय हो गई थी। लेकिन कहा जाता है कि राजा का नौकर जो कि इनसे चिढ़ा हुआ था, किससे, वाट टाइलर से इनकी हत्या कर देता है। जैसे वाट टाइलर की हत्या होती है पीजेंट्स रिवोल्ट समाप्त हो जाता है। वाट टाइलर की हत्या होती है तो पीजेंट्स रिवोल्ट समाप्त हो जाता है। तो अब इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है पीजेंट्स रिवोल्ट। पीजेंट्स माने क्या होता है, कृषक होता है। रिवोल्ट मीन्स क्या होता है, विद्रोह होता है। तो अगर हम वैसे कहें तो इसे हम क्या कह सकते हैं, कृषक विद्रोह कह सकते हैं। यह कृषक विद्रोह किसके पीरियड में शुरू हुआ था, तो यह कृषक विद्रोह शुरू हुआ था, राजा का नाम क्या है, किंग रिचर्ड सेकंड। अब देखें जो किंग रिचर्ड सेकंड के पीरियड में शुरू हुआ था यह जो था, तो वह जो है कब गद्दी पे बैठा था, तो गद्दी पे आपको बताया गया कि वह कब बैठे थे, अपने दादा माने ग्रैंडफादर की डेथ के बाद बैठे थे। और ग्रैंडफादर जो है इनके कौन थे, एडवर्ड फर्स्ट थे। इनके ग्रैंडफादर कौन थे, एडवर्ड फर्स्ट थे। तो एडवर्ड फर्स्ट के मरने के बाद यह गद्दी पे बैठते हैं और अंततः समझौते के आधार पे यह समाप्त करने का प्रयास करते हैं, समझौते के आधार पे। लेकिन वाट टाइलर की हत्या ने अंततः इसको समाप्त कर दिया। बिकॉज देयर वॉज नो अदर पॉपुलर लीडर टू मेंटेन, टू कंट्रोल, टू लीड द रिवोल्यूशनाइज पब्लिक, म्यूटिनाइज पब्लिक। इनको विद्रोह को माने नियंत्रित करने के लिए दूसरा नहीं था। तो चलें देख लें। अभी मैंने कहा कि आप जो है हर एक टॉपिक पे फोकस करें, हर एक टॉपिक पे आप फोकस करें, किसी भी टॉपिक को आप छोड़ें ना, किसी भी टॉपिक को आपको छोड़ना नहीं है, हर एक टॉपिक को पढ़ना है। यह ज़रूरी नहीं है कि बहुत डिटेल पढ़ें, यह ज़रूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए 10 मिनट 20 मिनट की क्लास में अभी तक हम लोगों ने क्या है, हम लोगों ने 2-3 महत्वपूर्ण 14वीं शताब्दी की घटनाओं को देखा। द 100 ईयर्स वार क्या बताया गया, यह क्या था, इट्स वॉज अ मिसनोमर। कितना चलता है, लगभग 116 वर्ष चलता है, मोर देन 100 ईयर्स। किसके बीच लड़ा गया, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया। शुरुआत तो वैसे होती है 1066 में, जब विलियम ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी यह
इंग्लैंड पे कब्जा करते हैं। उतना बैक न जा करके आपको संक्षेप में ही बताया गया। अंततः विजय किसकी होती है? फ्रांस की होती है। शुरुआत 1337, समापन 1453। महत्वपूर्ण राजा, उन राजाओं पे शेक्सपियर ने नाटक लिखा। दूसरा क्या देखा गया? ब्यूबोनिक प्लेग, विच रेविस्ड नॉट ओनली ब्रिटेन बट आल्सो द मेजर पोर्शन ऑफ यूरोप। अगर 1348-50 के दौर में दूसरी महत्वपूर्ण घटना जो आज आपने पढ़ा वह क्या है? ब्लैक डेथ को पढ़ा, ब्यूबोनिक प्लेग। और तीसरा सबसे घातक, एक समय पे ऐसा लगा कि इट कांट बी कंट्रोल्ड बाय द किंग, यह अनियंत्रित हो जाएगा, वह आपने क्या देखा? वह आपने देखा पीजेंट्स रिवोल्ट, जिसके लीडर वह टाइलर थे और जिसके पीरियड में शुरू हुआ वह कौन थे? वह किंग रिचर्ड सेकंड थे। राजा ने सफलतापूर्वक पीजेंट्स रिवोल्ट को समाप्त किया। अब इसके बाद जो महत्वपूर्ण घटना है हम देखेंगे आगे, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वह हमारा टॉपिक क्या होगा? वार ऑफ, या इसको देखें द वार ऑफ रोजेज। किसको पढ़ेंगे? या एक नेक्स्ट टॉपिक, क्योंकि छोटे छोटे वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। अब अगला हम क्या पढ़ेंगे? द वार ऑफ रोजेज पढ़ेंगे, जो इंग्लैंड के इतिहास में बहुत फेमस है। इसे क्या कहा जाता है? गुलाबों का युद्ध कहा जाता है। तो अब हम देखेंगे कि द वार ऑफ रोजेज यह जो है कब से कब तक लड़ा जाता है। तो इसको देखें 1455, अभी 53 में वो समाप्त हुआ, से 1485 तक यह चलता है। यहाँ पे रोजेज है। तो कहीं न कहीं देखें विलियम शेक्सपियर से लेकर के कि मोस्टली एवरी ग्रेट पोएट एंड ऑथर हैज गिवन इम्पोर्टेंस टू द नेचुरल थिंग्स, माने ये जो प्लांट्स हैं, फ्लावर्स हैं, इनका अक्सर जिक्र होता है। एक दिन मैंने कहा था आपसे कि शेक्सपियर महोदय को देखिए, अमंग ही 37 प्लेज, शेक्सपियर महोदय ने 37 नाटकों में कितने फ्लावर्स का जिक्र किया है? 175 फ्लावर्स का जिक्र किया है। ध्यान रखिएगा, 7 अकेले तो कहाँ हैं? हैमलेट में है। 7 अकेले तो हैमलेट में है, रोमियो जूलियट, माने ढेर सारे। तो उसी के तहत इसे क्या कहा जाता है? वार ऑफ रोजेस कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? गुलाबों का युद्ध कहा जाता है। अब इस गुलाबों के युद्ध माने 15th सेंचुरी की जो इम्पोर्टेंट सोशल पॉलिटिकल इवेंट्स हैं उसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। ये आपका जो डेमो रिवीजन बैच था तीसरा, यह समाप्त होता है। इसके बाद छोटे छोटे क्लिप्स आप तक पहुंचते रहेंगे। अगर किसी को लगता है कि हमें एडमिशन लेना है, आपसे बताया गया, तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट के नंबर दिए गए हैं, आप किसी भी नंबर पे कॉल कर सकते हैं। 9335355899, एक यह नंबर यहाँ पे लिखा है। दूसरा नंबर 9415634828, ये अगर आप चाहते हैं, क्योंकि जो बैचेज हमारे यहाँ पे चल रहे हैं वह क्या है? एक आपका ये डेमो रिवीजन बैच है। नेक्स्ट जो हमारा होता है वह क्या है? वह रेगुलर बैच है। यह रेगुलर बैच है। आप रेगुलर बैच जो होता है वो डिटेल डिस्क्रिप्टिव बैच होता है। नेक्स्ट जो है वह रिकॉर्डेड, RECORD, रिकॉर्डेड वीडियो बैच है। यह रिकॉर्डेड वीडियो बैच है। इसके कोई भी परचेज करता है तो उसके पास सब ही पहुंच जाता है। कोई भी कोर्स हो, यह आपके लिए ज़्यादा इजी गोइंग पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपने जैसे ही बैच लिया, वन टाइम फी आपने पेड किया, तो TGT है तो TGT के पूरे वीडियोज आपके मोबाइल में अपलोड हो गए। इनकी वैलिडिटी ईयर भर रहती है, माने 12 महीने के लिए होती है। तो ये हमारे बैचेज हैं। यह आपका डेमो वीडियो क्लास यहीं तक। आशा करते हैं कि इन 3 वीडियो से आपको कुछ न कुछ नया सीखने को मिला होगा। आगे और भी वीडियोज डिफरेंट टॉपिक्स पे आपको मिलते रहेंगे। तो ओके, बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, बाय।